नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 9 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट शिवम। 26 दिसंबर को भारत ने अपने एक लोकप्रिय अर्थशास्त्री, नीति निर्माता और गठबंधन सरकार को करीब 10 साल चलाने वाले कुशल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा के लिए खो दिया। उनका निधन हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। देखिए साथियों, होता यह है कि जब इतने बड़े व्यक्ति का निधन होता है, जिसने करीब 10 साल किसी देश को लीड किया हो, वहाँ के लिए नीतियाँ बनाई हो, उसका हेड ऑफ द स्टेट रहा हो, तो बेहद स्वाभाविक बात है कि उनके जाने के बाद लोग उनकी नीतियों, विचारधारा, उपलब्धियों और नाकामियों का विश्लेषण करते ही हैं। बहुत सामान्य सी बात है। इसी क्रम में आज इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे कि मनमोहन सिंह की 10 साल की जो इस देश में सरकार रही, UPA 1 और UPA 2 2004 से 14 के बीच में, उसमें कौन सी उनकी 5 बड़ी उपलब्धियां थीं और कौन सी उनकी 5 बड़ी नाकामियां थीं, जिसके कारण 2014 में कांग्रेस को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा और करीब 44-45 सांसदों पर पूरी कांग्रेस सिमट गई और नरेंद्र मोदी एक बड़े मैंडेट के साथ इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये मेरा प्रयास रहेगा इस वीडियो में कि इसे हम राजनीति से थोड़ा सा परे रखें और एक निष्पक्ष और संतुलित चर्चा का प्रयास करें, जिससे हम ये जान समझ सकें कि मनमोहन सिंह जी ने अपने शासन में, 10 साल के शासन में देश को क्या क्या दिया और किन कमियों के कारण, किन कहें के नाकामियों के कारण उनकी सरकार को 2014 में आखिरकार जाना पड़ा। तो चलिए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और पहले 5 उपलब्धियों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली उपलब्धि है आर्थिक उदारीकरण और विकास। मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का, देखिए साथियों, शिल्पकार कहा जाता है। न सिर्फ 2004 से 14 के बीच में, बल्कि जब 1991 में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण किया, देश को खोला, यहाँ के बिजनेस को बढ़ाया और दुनिया भर से उन्होंने देश को आर्थिक रूप से जोड़ने का काम किया, तो वहाँ से लेकर और प्रधानमंत्री बनने तक उनके काफ़ी ऐसे डिसीजन रहे और उसके बाद भी जिसने देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान दिया है। उनकी सरकार ने 2004 से 14 तक GDP ग्रोथ को लगभग 8% तक बरकरार रखा था और 2008 की जो एक बड़ी मंदी थी, जो आपके अमेरिका और यूरोप में आई थी, जिसमें लग रहा था कि भारत भी फंस जाएगा, उससे इस देश को बचा के रखा और करीब 9-10 के आसपास तो इस देश की ग्रोथ करीब 10% तक भी चली गई थी, जो हिस्ट्री में फिर कभी नहीं हुआ। आर्थिक सुधारों, निवेश और इंफ्रा डेवलपमेंट में भारत को एक उभरती शक्ति उन्होंने बनाया और उन्हीं के शासन काल के दौरान 2009 में भारत ब्रिक्स में भी शामिल हुआ। तो काफ़ी बड़े चेंजेस उन्होंने अपने पहले शासन और दूसरे शासन में किए। दूसरा, मनरेगा की हम बात करते हैं। 2006 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना ने अपना बड़ा प्रभाव डाला। रोजगार प्रदान करने और गरीबी कम करने में इस योजना का एक प्रमुख योगदान रहा था। 100 दिन के लिए हर ग्रामीण को जो काम करना चाहता है, एलिजिबल है, उसको रोजगार दिया जाता था और जो एक रोजगार को भारत के विकास, बुनियादी विकास से जोड़ने का प्रयास इस योजना के द्वारा किया गया, वो अपने आप में सराहनीय था, क्योंकि आसपास में तालाब बनते थे, पोखर बनते थे या जो और कोई भी डेवलपमेंट का काम होता था, तो वो सीधे वहाँ के ग्रामीण जो लोग रहते थे, गांव देहात के लोग होते थे, उनको दिया जाता था। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी योजना थी, जिसने भारत में जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे थे उनको एलिवेट करने का काम किया। अगर हम तीसरे उनकी उपलब्धि की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख सुधार वो लेकर आए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के जरिए शिक्षा को हर बच्चे का, उन्होंने मौलिक अधिकार तो पहले बनाया जा चुका था, लेकिन इसके द्वारा उसे उन्होंने क्रियान्वित किया। इस कानून के तहत 6 से 14 वर्ष के साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मनमोहन सिंह जी ने अपनी शासन के दौरान किया। शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम था। इससे जो सीधे 6 वर्ष के बच्चे हैं वो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े और आज अगर भारत एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ फाउंडेशनल अपने काम कर पाया है, तो इस एक्ट का भी उसमें एक बड़ा योगदान है।
चौथा, भारत अमेरिका का परमाणु समझौता। मनमोहन सिंह सरकार के पहले कार्यकाल में 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था, जिसका उनके ही गठबंधन के वाम दलों ने विरोध किया था, लेकिन ये मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व क्षमता और कुशलता ही है कि उसके बाद भी उन्होंने इस डील को फाइनल किया और जो बाहर से उनकी सरकार को समर्थन था, चाहे वो समाजवादी पार्टी का रहा हो या कहीं ना कहीं बीजेपी का रहा हो, वो भी उन्हें प्राप्त हुआ था। तो अमेरिका के साथ उन्होंने न्यूक्लियर डील करके भारत को न्यूक्लियर क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट बनाया, ज़्यादा उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मान्यता मिली और जो एक ऊर्जा संकट हमारे देश में कहीं ना कहीं उससे पहले बन रहा था, आज वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की अगर हम आखिर में बात करें तो यूपीए सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के जरिए सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया। इसके अलावा स्वास्थ्य, महिला कल्याण के लिए भी वो अपने 10 साल के कार्यकाल में कई योजनाएं लेकर के आए थे। तो ये मनमोहन सिंह सरकार की 5 हमने उपलब्धियों के बारे में बात की। अब हम अपने दूसरे पड़ाव में बात करते हैं कि कौन सी 5 उनकी नाकामियां रही, इनएफिशिएंसी रही, जिसके कारण उनकी सरकार को जाना पड़ा। तो पहला, भ्रष्टाचार के बड़े मामले। मनमोहन सिंह सरकार पर सबसे पहला जो भ्रष्टाचार का धब्बा लगा वो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला था, कोयला घोटाला था। फिर जो कॉमनवेल्थ खेल हुए दिल्ली में, उसमें जो बड़ा घोटाला निकल के सामने आया और इनके सरकार के मंत्रियों को इस्तीफा तक देना पड़ा था, उससे लोगों के बीच में इनकी सरकार की छवि को लेके एक नेगेटिव इमेज गई। इन मामलों में न केवल सरकार की साख को नुकसान हुआ बल्कि जनता में भी गुस्सा पैदा हुआ। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मनमोहन सिंह जी नेतृत्व के स्तर पे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। महंगाई और आर्थिक असंतुलन। यूपीए सरकार के दौरान महंगाई एक बड़ा मुद्दा रही है। प्याज हो, तेल हो, अन्य ज़रूरी चीज़ें हो, गैस इत्यादि हो, मतलब जो एक आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई कि लोगों के कहें कि खरीदने की क्षमता से बाहर चीज़ें निकल गई। तो महंगाई हम कह सकते हैं कि वो दूसरा पॉइंट, दूसरी नाकामयाबी या कहें कि एक ऐसा क्षेत्र थी जिसने यूपीए 2 को खासकर सबसे ज़्यादा आघात पहुंचाया और उसका जो विपक्ष खासकर भाजपा ने उसको कस के अपने पक्ष में भुनाया था। तीसरा, सुरक्षा में कमजोरी। 26/11 का जो मुंबई हमला था उसने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए। इसके अलावा नक्सलवाद हो, आंतरिक उग्रवाद हो, ये भी एक बड़ी चुनौती बन के सामने आया। और इसमें एक चीज़ और थी साथियों कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये सरकार प्रिएम्प्टिव स्टेप नहीं उठा पा रही है। मतलब चीज़ें घटित हो जाती हैं, उसके बाद आप करते हैं, ठीक है, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई प्रभावी मैकेनिज्म हो या कोई ऐसी टास्क फोर्स हो, वो डेवलप मनमोहन सिंह सरकार नहीं कर पाई थी। और इसके अलावा जो एक माइनॉरिटी अपीजमेंट वाला फॉर्मूला है वो भी लोग विश्वास करने लगे कि माइनॉरिटी को अपीज करने के लिए भी सरकार कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। तो ये इस कारण भी इनकी सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा 2014 में। नीति निर्माण में धीमापन। नीति निर्माण में धीमे फैसले, पॉलिसी पैरालिसिस एक शब्द 2009 से 2014 के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। यूपीए 2 का जो कार्यकाल था उसमें कोई भी नीतियां प्रभावी तौर पे ज़मीन पर उतरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी, क्योंकि बहुत बड़े एक गठबंधन की सरकार थी। हर जो रीजनल पार्टी थे उनके अपने अपने हित थे। तो कोई एक क्षेत्र में डिसाइसिव फैसला लेने में यह सरकार पूरी तरीके से असफल लोगों को दिखाई दे रही थी। आखिरी अगर हम नाकामी की बात करें तो पार्टी के भीतर जो नेतृत्व का संकट पैदा हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सक्षम नेता थे, कुशल नेता हैं, 10 साल उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन उनके निर्णय पर हमेशा सवाल उठते रहे। इवन उनके जो मीडिया सलाहकार थे उन्होंने बाद में एक बुक भी लिखी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और उस पर बाद में चल के एक मूवी भी बनी। तो ऐसा कहा जाने लगा कि वो सिर्फ एक उनको कहें कि पपेट की तरह प्रधानमंत्री के तौर पे यूज़ किया जा रहा है उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा। तो नेतृत्व क्षमता पर भी मनमोहन सिंह जी के काफ़ी सवाल उठने लगे थे, क्योंकि वो स्वतंत्रता से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे और मीडिया में ऐसी खबरें आम हो गई थी। कई बार ऐसा प्रतीत भी हो रहा था कि वास्तविक शक्ति पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो उपाध्यक्ष थे उनके पास थी। तो इस चीज़ ने भी सरकार के इकबाल को कहीं ना कहीं कम किया था। तो हमने साथियों
5 उपलब्धियां और 5 नाकामियां आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप एज अ व्यूअर मनमोहन सिंह जी का जो 10 साल का कार्यकाल था यूपीए 1 और यूपीए 2 2004 से 9 और 9 से 14 के बीच में, उसको कैसे देखते हैं? आपका क्या विचार है मनमोहन सिंह जी के बारे में, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और इसमें तो कोई शक और शंका ही नहीं है कि एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री थे। बहुत ही उनकी जो नीतियां थी, आर्थिक नीतियां, उसने भारत की इकॉनमी के फाउंडेशन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया था। वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और 9 PM के हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी करिएगा।